हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नवोदन केमिस्ट्री क्लासेस में। इसमें मैं आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ठीक है, तो और पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन चैप्टर, जिसका मैं पहला लेक्चर कवर कर चुके हैं ऑलरेडी हैं। और उसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे जो थे, सबसे पहले हम लोगों ने जाना था कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, मतलब उसकी डेफिनेशन के बारे में स्टडी किया था। और उसके बाद जाना था कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं। वो 9 टाइप के सॉल्यूशन थे, जैसा कि आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो श्योरली आपको वो चीज़ पता होगी। ठीक है, और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा जा करके कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसके दो मेथड हमारे सामने आए थे, पहला था क्वालिटेटिवली और दूसरा वाला था क्वांटिटेटिवली। चलिए फिर, और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले उन टॉपिक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ होती है, फिर उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी सॉलिड जो होता है उसकी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है, और उसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर जैसे एक्सटर्नल फैक्टर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगर कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और देन आफ्टर हम लोग जानेंगे कि किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है। और ये जो फिनोमिनन होता है ये एक लॉ के द्वारा गिवन है, जिसे हम लोग जानते हैं हेनरीज लॉ के फॉर्म में। ठीक है, और सिमिलरली हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर जो होते हैं वो किसी भी गैस के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं। और लास्ट में जो हमारा हेनरीज लॉ है उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ होती है। तो सॉल्युबिलिटी की आप पहली बात तो स्क्रीन पे डेफिनेशन देख लीजिए, अगर चाहे तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए आप हमारी जितनी वीडियोस होती हैं उसमें आपको पूरी प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाती है, प्रॉपर नोट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको कॉपीज में नोट डाउन भी कर सकते हैं, और फिलहाल हम इसको वर्बली एक्सप्लेन भी करते रहते हैं हमेशा से हैं। ठीक है, सबसे पहले जान ले सॉल्युबिलिटी होती क्या चीज़ है। तो सॉल्युबिलिटी एक बहुत सिंपल डेफिनेशन आप समझ लीजिए। सपोज दैट कोई भी आपको एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है और एक सॉल्यूट दिया गया है, तो उस आप निश्चित अमाउंट में सॉल्वेंट की निश्चित अमाउंट है उसमें आप कितना सॉल्यूट और ऐड कर सकते हैं, या फिर वो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आप उस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ऐड कर सकते हैं, उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इसको एक एग्जांपल से भी इलस्ट्रेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने आपको एक ग्लास वाटर दे दिया है और उसमें बोला जा रहा है कि आपको इसमें शुगर ऐड करनी है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने पहले उसमें 1 स्पून शुगर ऐड की, वो इसमें डिजॉल्व हो गई, 2 स्पून ऐड की, वो भी उसमें डिजॉल्व हो गई, 3 स्पून ऐड की, वो भी डिजॉल्व हो गई। लेकिन धीरे धीरे करते एक ऐसा टाइम आया कि उसमें वो शुगर डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में और शुगर हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उस सॉल्यूट यानी यहाँ पे क्या हुआ, हमारा शुगर है, तो ये शुगर की सॉल्युबिलिटी हो गई है उस गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में। लेकिन यहाँ पर आपको मैं गौर फरमाना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रहा होगा अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज थोड़े ध्यान में रखनी है, अंडर नॉर्मल कंडीशन टर्म का यूज करना बहुत जरूरी है। वो इसलिए अगर मान लीजिए आपने सपोज उस वाटर का टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पे क्या हो जाएगा, ऐसे जो शुगर है वो वाटर में और ज्यादा अमाउंट में डिजॉल्व होने लगेगी। इसका मतलब वो शुगर की ओरिजिनल सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करना है कि नॉर्मल कंडीशन का बहुत ध्यान रखना है कि कंडीशंस जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब कि टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर भी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए इस चैप्टर में हम लोग कितने टाइप की सॉल्युबिलिटी को पढ़ेंगे। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे कि कोई भी सॉलिड जो होता है उसकी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होती है। फिर पढ़ेंगे किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जिसे हम लोग हेनरीज लॉ की तरह भी जानते हैं। और फिर लास्ट में हमारा थर्ड पॉइंट है, उसमें क्या पढ़ेंगे कि कोई भी लिक्विड में लिक्विड की सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है, और उसे हम लोग राउल्ट लॉ से देंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे सामने टर्म आएगा जाकर के कि कोई भी सॉल्युबिलिटी, किसी भी सॉलिड की एक लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये टर्म जो यहाँ पे एक फ्रेज दिख रहा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। यह दिख रहा होगा यहाँ पे, नॉर्मली ये 3 वर्ड का यहाँ पे फ्रेज है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सबसे पहले समझने की कोशिश की इसका मतलब क्या है। जैसे कि कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वही यहाँ पर सेम चीज है ये कि ऐसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, लिखा हुआ है कि पोलर सॉल्यूट्स जो होते हैं वो केवल और केवल पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल अगर आप स्टडी करते हैं, यहाँ पे लिखा है सॉल्ट और शुगर जो होते हैं वो पानी में तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए वहीं किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए नेफ्थलीन की बात कर लेते हैं, फिर बेंजीन की बात कर लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात कर लेते हैं, ऑयल की बात कर लेते हैं,
हैं। अब मान लीजिए आप ऑयल में शुगर ऐड करना चाहें, डिजोल्व करना चाहें, क्या हो जाएगी? नहीं होने वाली, क्योंकि हमने भी जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा लाइक डिजोल्व लाइक, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पोलर सॉल्वेंट्स, आप जानते हैं पोलर ऐसे नाम से ही यहाँ पे एक्सप्लेन करा जा रहा है कि ऐसा सॉल्यूट है, फिर एक ऐसा कंपाउंड जिसमें पोल्स डेवलप हो चुके हैं, यानी कि एक तरफ उसमें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और एक तरफ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और आप जानते हैं जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो जनरली उनके अंदर चार्जेस बहुत कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनके में अगर डिजोल्व अगर मान लीजिए होना भी चाह रहे हैं तो उनके बीच में क्या म्यूचुअल अट्रैक्शन थोड़ा सा वीकर रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे बोला जा रहा है कि पोलर कंपाउंड्स है, पोलर सॉल्यूट्स जो होते हैं वो जनरली पोलर सॉल्वेंट में आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। नमक की बात कर लेते हैं तो नमक को अगर आप बेंजीन में घोलने जाएं या फिर ऑयल में घोलने जाएं, नहीं घुलने वाला है, ठीक है। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, यानी जाहिर सी बात है वो आयनिक कंपाउंड है तो नहीं घुलने वाला है। लेकिन पानी की बात करते हैं तो पानी में क्या होता है? वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है और इजीली सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो सेम केस, जैसे ऐसा नहीं है केवल पोलर और पोलर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नॉन पोलर की भी बात कर सकते हैं हम लोग हैं कि कोई भी नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होगा। जैसे मान लीजिए नैपकिन बॉल की बात कर रहे हैं तो अगर आप उसको पानी में घोलने की कोशिश करेंगे वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। हो पाएगा या फिर शायद बहुत कम लेवल पर होगा जा करके, लेकिन अगर आप उसको बेंजीन में घोलते हैं या फिर कार्बन क्लोराइड में घोलेंगे जा करके तो वो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। तो सिंपली आप इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टर्म जो लिखा हुआ लाइक डिजोल्व लाइक, ये काफी बार क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि 2 नंबर में एक्सप्लेन करने को आ जाता है, तो बच्चे से जो होते हैं वो कंफ्यूज जाते हैं कि यहाँ पर केवल 3 वर्ड्स का फ्रेज को इसमें क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब क्या यहाँ पर है। सिंपल इतना कहने का मतलब यही है कि कोई भी सॉलिड अगर मान लीजिए हम सॉल्युबिलिटी बात कर रहे हैं किसी भी सॉलिड की लिक्विड में, तो अगर मान लीजिए वो पोलर सॉल्यूट है तो वो सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, और अगर नॉन पोलर सॉलिड है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए फिर लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आने जा रहा है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किसी भी सॉलिड की जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी होती है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो अब जैसे मान लिया प्रैक्टिकली इसको एग्जांपल ने थोड़ी देर पहले बताया भी था, अगर मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन आप प्रिपेयर कर रहे हैं और एक लेवल के बाद उसमें शुगर ऐड होना बंद हो जाती है, तो क्या कर दिया, मान लिया आपने उसको हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, टेम्परेचर उसको गेन करा दिया, तो क्या होता है उसमें शुगर और अपने आप से घुलने लगती है। लेकिन यहाँ पर इसका रीजन हमको जानना है, ऐसा रीजन होता किस लिए है, ठीक है। तो अब जैसा कि जानते हैं कोई भी सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल या फिर एटम से बना हुआ होता है। और आप ये भी जानते हैं कि सॉलिड में जो होता है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो इतना कम होता है कि उनमें जो पार्टिकल या फिर एटम की जो रेंडमनेस जो होती है, फिर जो फ्रीडम जो होती है बहुत कम होती है। इसकी वजह से वो जो हमको मान लीजिए शुगर जो है अपने किसी भी वाटर में डाल रखी है तो क्या अपने आप सॉल्युबल हो जाएगी? वो नहीं, हमको उसको स्टर करना पड़ता है, उसको चलाना पड़ता है, चम्मच से या फिर स्पून से चलाना पड़ता है। वो इसलिए ताकि जो एटम्स जो होते हैं वो वहां से उसकी क्रिस्टल से अलग होकर के हमारे जो वाटर जो सॉल्वेंट है उसमें आकर के वो डिसॉल्व हो जाएं, ठीक है। तो ऐसा अब इसका मतलब क्या है कि अगर जो हमारे जो क्रिस्टल्स हैं वो जितना जल्दी, उसके जो पार्टिकल हैं वो जितना जल्दी वहां से रिमूव होंगे और जितना जल्दी वो लिक्विड में पहुंचेंगे जाकर के वो उतना जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने आपको ये भी बताया कि कोई भी सॉलिड जो होता है उसके एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत कम होती है, लेकिन हम जैसे ही टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करते हैं तो उसके जो यहाँ पे एटम है फिर पार्टिकल जो होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण उसका फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी इसका मतलब जो पार्टिकल्स जो हैं वो सोल्यूशन में ज्यादा इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, मोर रेडिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो एक बार जो हमने इतने से आपको बताया उसको जरा समअप कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 4 लाइन पे इसका बहुत शॉर्ट आंसर में दिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपली क्या है कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यानी जो सॉलिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसके एटम या फिर पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी अपने आप इंक्रीज कर जाती है। इसकी वजह से उनके पार्टिकल की वेलोसिटी भी इंक्रीज कर जाती है। इसका मतलब जो पार्टिकल या फिर एटम सॉल्यूट के जो होते हैं वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए ज्यादा आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी सॉलिड की एक सॉल्वेंट में जो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे जान लेते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अब जैसे अगर मान लीजिए कोई पूछता है कि ऐसे स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इनकम्प्रेसिबल कौन सा होता है। इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई करके उसका शेप या फिर साइज ना चेंज कर पाए,
ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आप एयर जो है, एयर को थोड़ा कंडेंस करके उसका शेप चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को भी आप थोड़ा सा एक लिमिट तक उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, उसका साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए सॉलिड की है, तो सॉलिड क्या होते हैं, मोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब उनका शेप जो होता है वो ऑलमोस्ट नहीं चेंज कर सकता, चाहे कितना प्रेशर अप्लाई कर लीजिए, कितना फोर्स अप्लाई कर लीजिए। तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। सिंपल सा इसका रीजन क्या है कि सॉलिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए इस चीज को कि अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी लिक्विड सॉलिड की एक लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप बता देंगे कि वो इंक्रीज कर जाएगी। क्यों इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूट इंक्रीज कर जाती है, इसकी वजह से वो मोर रेडिली अवेलेबल हो जाते हैं डिजॉल्व होने के लिए। ठीक है। अब प्रेशर का पूछ लेते हैं, तो प्रेशर का सिंपल सा आंसर आएगा कि नो इफेक्ट। नो इफेक्ट क्यों होता है, बिकॉज द सॉलिड्स आर मोस्ट इनकम्प्रेसिबल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब आ रहे हैं हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सैचुरेट का सिंपल सा आप इतना मतलब समझ लीजिए, सैचुरेटेड का मतलब ये होता है, सैचुरेट का मतलब ये होता है कि सेटिस्फाइड, मतलब कि जिसको किसी भी चीज की जरूरत ना हो, आराम से बिल्कुल तृप्त हो चुका हो। ठीक है। ऐसा मान लीजिए आप लोग कभी वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग करते होंगे, तो उसमें लिखा होता है ना इफेक्ट में ऐड करने के लिए कि सैचुरेटेड कलर्स, मतलब क्या होता है उसमें कलर्स जो होते हैं वो अपने आप से बूस्टअप कर दिए जाते हैं उसमें। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, कि ऐसा कोई भी सोल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया था, मान लीजिए आपने ग्लास में पानी लेकर के उसमें शुगर ऐड करना स्टार्ट किया, तो एक लिमिट ऐसी भी आती है कि उसमें एक लेवल के बाद में शुगर ऐड होना बंद हो जाती है। ठीक है। तो वो लेवल जो होता है, उस लेवल पर जो सोल्यूशन प्रिपेयर हो चुका है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। यहाँ पर हमने क्या बताया, ऐसे कि उसको अब और कोई जरूरत रही नहीं है, उसको कोई जरूरत चाह ही नहीं रहेगी, मतलब उसका सेटिस्फेक्शन जो था वो कंप्लीट हो चुका है, सोल्यूशन की जो सेटिस्फेक्शन थी सॉल्यूट की वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी बिल्कुल अभी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सैचुरेट हो गया है। इसी टाइप को सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। इसका मतलब ये है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन से पहले जो स्टेट होती है, जितने भी सॉल्यूशन की फेज पढ़ रहे होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब इसे क्या कह सकते हैं, अतृप्त। ठीक है। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अभी सॉल्यूट को ऐड करने की थोड़ी बहुत टेंडेंसी अवेलेबल होती है। ठीक है। ऐसा मैंने आपको बताया था, ऐसे मान लीजिए आपने ग्लास में शुगर ऐड करना स्टार्ट किया, तो एक लेवल तक वो ऐड होती रहेगी, लेकिन एक लेवल ऐसा है कि वो ऐड होना, उसमें शुगर जो है वो बंद हो जाएगी। तो उस लेवल से पहले जितने भी फेज पढ़ रहे सोल्यूशन के थे, उस सारे फेजेस में उस सोल्यूशन हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और एक ऐसा फेज जब उसमें शुगर या फिर सॉल्यूट जो है वो ऐड होना बंद हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस जो होती है वो एक लॉ की मदद से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी लॉ कहते हैं, या फिर हेनरीज लॉ कहते हैं। तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट आप एज इट इज इसको याद कर लीजिए, या फिर आपकी नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं इसको रट लीजिए। रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट इसका है। तो इसे आप स्क्रीन पढ़ सकते हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर द सर्फेस ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन के ब्रैकेट में काई लिखा हुआ है, इसको आप कभी भी एक्स से मिसअंडरस्टैंड मत कर लीजिएगा। तो चलिए जरा समझ लेते हैं कि जो हेनरी लॉ है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर ये दो वेसल्स बने हुए हैं, एक हमारा ए वेसल, एक हमारा बी वेसल है। और यहाँ पर ये दोनों में जो ये नीचे वाला ग्रे वाला जो हमारा पार्ट दिया गया, जो वाला ये पोर्शन जो है, ये मान लीजिए यहाँ पर ये कोई सोल्यूशन प्लेस है, और इसके ऊपर ये जो स्काई ब्लू कलर जो पोर्शन है ये हमारी कोई भी गैस, मान लीजिए जैसे कि ये हमारा ये सोल्यूशन है, और इसकी जो सरफेस के ऊपर है कोई भी गैस है यहाँ पर है। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये एक पिस्टन है, और पिस्टन के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक वेट रखा हुआ है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए वेट यहाँ पर कम है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर प्रेशर भी कम लग रहा होगा। यहाँ पर जो प्रेशर की अमाउंट है वो क्या है, कम है। ठीक है। इसका मतलब इसके पार्टिकल्स जो है वो इतने ज्यादा वॉल्यूम में, ये जो हमारा टोटल वॉल्यूम है इसमें यहाँ पे डिस्पर्स रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पर सॉल्यूशन में कम सॉल्युबल रहेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर हमने एक W1 वेट रखा हुआ था, मान लीजिए यहाँ पर हमने सेम टाइप के 3 वेट रख दिए, इसका मतलब कि हमने वेट बढ़ाया है, तो वेट बढ़ने से क्या हो जाएगा, इस एरिया पर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे जो उसकी गैस के जो पार्टिकल्स जो थे वो पहले इतने एरिया में डिस्पर्स थे, लेकिन अब ये आकर के
इतने एरिया में यहाँ पर ये थोड़े कंडेंस होगा। इसका मतलब क्या होगा, अब जैसे यहाँ पर जो कंडेंस होने के कारण ये जो यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे कहाँ पर, ये यहाँ पर सॉल्यूशन में जाकर के सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए इस वाले केस में क्या होगा, अगर गैस जो है वो कम डिजोल्व है यहाँ पर सॉल्यूशन में, इसका मतलब जो गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो सॉल्यूशन में कम रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वाले के रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो गैस के पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन में ज्यादा अवेलेबल हैं, इसका मतलब इसका मोल ये इस वाले पार्ट का बी वाले में जो मोल फ्रैक्शन गैस का है वो इस वाले से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम था, इसीलिए यहाँ पर गैस का मोल फ्रैक्शन भी कम था, ठीक है। और यहाँ पर प्रेशर ज्यादा था क्योंकि वेट ज्यादा था, इसका मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा हो गया। तो बस इतना सा ही लॉ जो है वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। हेनरी लॉ जो है वो इतनी सी बात को एक्सप्लेन करता है कि जितना भी किसी भी गैस का जो पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस है उसको जितना पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उतना ज्यादा उसका सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन रहा होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं कि कोई भी डायरेक्शन किसी भी इक्वेशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम लिख सकते थे यहाँ पर कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, लेकिन यहाँ पर हम कैसे लिख रहे हैं इसको, ऐसे मान लीजिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू का साइन और एक कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच और इंटू काई। अब यहाँ पर के एच क्या चीज होती है जो आगे इसको आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो हमारा पी जो है, पी क्या चीज है, यहाँ पर हमारी पी है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है, और यहाँ पर काई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। और यहाँ पर के एच क्या चीज है, के एच को हम लोग कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। क्या कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं किसके किसके बीच में, P यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के बीच में और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच में। अब जैसे मान लीजिए क्या बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जाहिर सी बात इसका ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। वेरी गुड, जिसको पता था कि वेरी गुड, आपको पता है कि यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है हमेशा कैसा जाता है, स्ट्रेट लाइन जाता है, ठीक है। और इसका स्लोप में किसकी वैल्यू देगा, बिल्कुल सही बताया आपने, ये किसकी हमको वैल्यू देगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट है, यहाँ पे अपने कांस्टेंट क्या माना हुआ है, हेनरी कांस्टेंट। यानी कि जो हमारा किसी भी गैस के लिए अगर हम उसके पार्शियल प्रेशर P और मोल फ्रैक्शन काई के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप में उसकी वैल्यू देगा, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू देगा उस पर्टिकुलर गैस के लिए। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का सारा समझ में आ चुका होगा कि हेनरी लॉ हमको क्या बताता है कि किसी भी गैस का जो मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी में या फिर जो सॉल्यूशन में जो किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपके सामने आ रहा है कि किसी भी गैस के सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के द्वारा कैसे इफेक्ट होती है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एक छोटा सा टर्म समझ लेते हैं यहाँ पर है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी गैस की सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। यानी हम ऐसे ही बोल सकते हैं, यहाँ पर जो बोल्ड वाला एरिया आपको दिख रहा होगा नीचे, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका रीजन क्या है, अब जरा एक बार आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। सपोज दैट हमारा जो पिछला वाला डायग्राम था उसमें क्या था, हमने सोल्यूशन ले रखा था, उसके ऊपर क्या थी, एक गैस थी। अब मान लीजिए हमने सोल्यूशन को हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो हीट करने के कारण क्या होगा, जो सॉल्यूशन जो होगा उसके अंदर से हीट धीरे धीरे ट्रांसमिट होना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन जो है वो एक मीडियम का काम करना स्टार्ट कर देगा। अब वो जितनी भी हीट हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो धीरे धीरे क्या होगी, कुछ अमाउंट में ट्रांसमिट होकर के गैस तक पहुंचने लगेगी। इसका मतलब क्या है, गैस को एनर्जी गेन होने लगेगा, गैस के पास एनर्जी बढ़ने लगेगी। और इसका मतलब क्या, गैस में थोड़ी हीट बढ़ जाएगी, उसके अंदर टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर जाएगा। और आप जानते हैं कि जो भी गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर के लिए जाती है, हॉट एयर राइजेस अप, और कोल्ड एयर जो होती है वो सेटल डाउन होती है। आपने देखा भी होगा, जैसे मान लिया कभी कोई कैंडल जल रही है, फिर कोई फ्लेम जल रही है, उसका स्मोक जो होता है हमेशा क्या होता है, ऊपर के लिए जाता है। और जैसे मान लीजिए आइस से जो बर्फ निकलता है, मतलब जो धुआं निकलता है वो कहाँ, हमेशा के लिए नीचे जाता रहता है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर जो है वो गैस को मिलने लगेगा, इसका मतलब क्या होगा, जो गैस जो है वो लिक्विड के सरफेस से दूर जाने लगेगी। अब मान लीजिए अगर वही गैस जो है वो लिक्विड सरफेस दूर जाने लगेगी, इसका मतलब क्या है, उसका जो सॉल्युबिलिटी जो होने वाली इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो और कम हो जाएगी। इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर देते हैं किसी भी सोल्यूशन को, तो उससे क्या होता है, सोल्यूशन जो होता है मीडियम की तरफ वर्क करने लग जाता है, और जितनी भी हीट जो होती है वो अपने अंदर से ट्रांसमिट कर करके वो क्या करने लगता है, धीरे धीरे वो जो उसके सरफेस के ऊपर जो गैस है उसको ट्रांसफर करने लगता है, जिसकी वजह से गैस जो होती है वो गर्म हो जाती है और वो सरफेस से, लिक्विड की सरफेस से दूर जाने लगती है। इसी वजह से जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो लिक्विड में डिक्रीज कर जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी
लिक्विड का या फिर किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके ऊपर सरफेस के जो ऊपर जो गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में अपने आप से डिक्रीज करने लग जाती है। ठीक है, तो ये काफी सिंपल सा मेथड है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमको क्वेश्चन डालकर उसको पूछ भी सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। तो जैसा कि आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले हेनरी लॉ में क्या पढ़ाया था, बहुत सिंपल सा रिलेशन था कि प्रेशर बढ़ाने पर क्या है, मोल फ्रैक्शन बढ़ जा रहा है। और मोल फ्रैक्शन एक तरह से क्या है, सिमिलरली इसका मतलब इतना है कि मोल फ्रैक्शन मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो हम इससे नॉर्मली ऐसा ही बोल सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन का या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीज कर जाती है अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको यहाँ पे किसका रेफरेंस देना पड़ेगा, हेनरी लॉ का। कि हम हेनरी लॉ से क्या जानते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। और हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन आल्सो डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, यानी अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी जो है किसी भी गैस की लिक्विड में वो भी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ने क्या बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। क्यों डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि वो टेम्परेचर जो होता है वो लिक्विड के थ्रू ट्रांसफर होकर गैस तक पहुंच जाता है। इसकी वजह से गैस जो होती है वो लिक्विड के सरफेस से दूर जाने लगती है। इसी वजह से उसकी पॉसिबिलिटी जो सॉल्युबल होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। और प्रेशर की बात कर लेते हैं तो सिंपल हेनरी लॉ का रेफरेंस क्या दे देंगे कि प्रेशर बढ़ाने पर मोल फ्रैक्शन बढ़ जाता है सॉल्यूशन में है, और इसी वजह से सॉल्युबिलिटी भी गैस की प्रेशर बढ़ाने पर इंक्रीज कर जाती है, फिर बढ़ जाती है। ठीक है, हम लोग तो आज के लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो सबसे पहले टेम्परेचर बेस्ड जान लेते हैं, टेम्परेचर बेस्ड एप्लीकेशन क्या हो सकता है हेनरी लॉ का है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितने भी जलीय जीव जो होते हैं, यानी जितने भी मरीन एनिमल्स जो होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उनको ठंडे पानी में रहना ज्यादा पसंद होता है इंस्टेड ऑफ गर्म पानी का, फिर नॉर्मल पानी का। ऐसा क्यों होता है, अभी हमने आपको क्या बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है वाटर में डिजोल्व रहती है। अब मान लीजिए अगर पानी जो है वो गर्म है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की जो डिसोल्यूशन पावर जो है पानी में वो कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो मरीन एनिमल्स है, फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स है, उनको सांस लेने में तकलीफ होगी। ठीक है, इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर कम रहता है, टेम्परेचर कम रहेगा, इसका मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की जो है वो पानी में बढ़ जाएगी। इसीलिए जो एक्वेटिक स्पीशीज जो होती हैं वो ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो अब आगे जो हमारा पहला पॉइंट में बताया, तो अभी जो एक्वेटिक स्पीशीज वाला यही सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है, एप्लीकेशन पे है। और जो हमारे आगे जो 3 पॉइंट आने वाले हैं वो सारे के सारे प्रेशर को डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप जैसा कि आपने देखा भी होगा, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनको जब आप ओपन करते हैं तो उसमें एक हल्का सा फिश टाइप का निकलता है। वो फिश किसके कारण से होता है, जानते भी होंगे किसके कारण होता है, वेरी गुड, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी को उसके अंदर उस ड्रिंक के अंदर बढ़ाने के लिए उस गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को काफी हाई प्रेशर के अंदर उसको सील किया जाता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उस ड्रिंक में सॉल्युबल हो पाए। ठीक है, तो ये एक इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल हो जा रहा है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आने वाला है ये थोड़ा बड़ा है और इसको एक तरह से काफी प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लास्ट यहाँ पर ये पॉइंट देख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, बेंड्स लिखा हुआ है। ये पूछ सकता है कि व्हाट आर बेंड्स या फिर व्हाट इज बेंड। ठीक है, या फिर इसका एप्लीकेशन पूछ सकता है। इस तरह से भी है कि स्कूबा डाइवर के रेस्पेक्ट में आप हेनरी लॉ के एप्लीकेशन को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि सिंपल सा बहुत सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि जब स्कूबा डाइवर्स यानी कि जो गोताखोर जो होते हैं, जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के अंदर जाएंगे, जाहिर सी बात जितना वो गहराई में जाते जाएंगे उतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, इसकी वजह से क्या है, हमारे मतलब जो स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं उनकी ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन के अलावा बहुत सारी गैसेस भी डिजोल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, वो भी उनके ब्लड में डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब तक वो पानी के नीचे रहते हैं तब तक उनको इतना कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे
जैसे ही वो सरफेस पर आते हैं, जैसे ही वो पानी से बाहर आते हैं, तब क्या हो जाता है, प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब क्या है, नीचे प्रेशर कम था, ऊपर ज्यादा हो गया। अब इसका मतलब क्या है, जो गैस नीचे जाकर के ब्लड में डिजॉल्व हो गई थी, अब वो धीरे धीरे इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। पानी जो हमारे जो उसका जो स्कूबा डाइवर्स के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उनमें से वो बबल की फॉर्म में बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब वो ब्लड स्ट्रीम में बबल फॉर्म होते हैं, तो वो ब्लड के फ्लो को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल उससे क्या हो जाता है, ये काफी पेनफुल सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, और इसी सिचुएशन क्या जाता है, कहा जाता है बेंड कहा जाता है। और ये काफी इतनी ज्यादा सिवियर कंडीशन होती है, इसकी वजह से काफी स्कूबा डाइवर्स की डेथ तक हो सकती है। ठीक है, तो इसको कैसे बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि वाटर बेंड्स, आप कैसे बताएंगे, तो बताएंगे कि अगर जब भी डाइवर्स जो होते हैं वो पानी के नीचे आते हैं, अंडर वाटर जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन के अलावा बहुत सारी गैसेस भी उनके ब्लड में डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब वो सरफेस पर आते हैं तो फिर प्रेशर फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा गैसेस होती है वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं, और इवॉल्व होने की वजह से वो ब्लड में बबल्स फॉर्म कर देती हैं। और जो बबल्स जो होते हैं ब्लड के फ्लो को ब्लॉक करते हैं, इसकी वजह से वो काफी पेनफुल सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। और इसी कंडीशन को कहते हैं बेंड्स कहते हैं। अब बात आती है कि इसको हम लोग बच कह सकते हैं। यहाँ पर जो नीचे आपको लास्ट में यहाँ पे 3 लाइन दिखाई दे रही हैं, हमारा यही नीचे का जो पैराग्राफ है, यही हमारा मेन आंसर है कि टू अवॉइड बेंड्स स्कूबा डाइवर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर डाइल्यूटेड विद हीलियम व्हिच हेल्प्स देम टू अवॉइड सच सिचुएशन। मतलब बेंड से बचने के लिए जो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, उसमें एक डेफिनेट अमाउंट में हीलियम को भी डाइल्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा कि सिलेंडर में देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो है, इसमें क्या हीलियम भी ऐड कर दी जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर मान ली हीलियम से डाइल्यूशन कर दिया है, इसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा वो हीलियम के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से और गैसेस जो हैं वो उस ऑक्सीजन में डिसॉल्व नहीं हो पाएंगी। इसकी वजह से जो स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो बेंड्स जैसी एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से बच जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। हमारा आज का आखिरी एप्लीकेशन हेनरी लॉ का क्या है, वो देखिए। जो पीपल जो होते हैं, जो काफी हाइट पर रहते हैं, फिर जो हाई एल्टीट्यूड्स पर रहते हैं, उनको सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। मान लीजिए कोई ऐसे नॉर्मल प्लेन एरिया में रहने वाला इंसान है, जो मैदान वगैरह वाले क्षेत्र में रहता है, अगर मान लीजिए उसको पहाड़ पर ले आया जाता है, तो उसको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है हमारे ब्लड में, वो कम होने लगती है। अब ऑक्सीजन अगर कम हो जाएगा ब्लड में, इसका मतलब क्या है कि जो पेशेंट जो होता है, फिर जो भी यहाँ पे जो इंसान जो होगा, उसको सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगती है। तो इस सिचुएशन क्या कहते हैं हम लोग, एनॉक्सिया कहते हैं। अब मान लीजिए ऐसे बैंड्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो पूछ लेते हैं वाटर बैंड्स, तो ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट इज एनॉक्सिया, तो क्या बोलेंगे, एनॉक्सिया एक ऐसी सिचुएशन होती है, वो किस कारण से होती है, जब मान लीजिए कोई पीपल जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, फिर ज्यादा ऊंचाई पर रहते हैं, फॉर एग्जांपल हिली एरियाज में रहते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वो काफी कम होता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन जो होती है ब्लड में कम डिजोल्व हो पाती है, और इसी कारण से उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, और इसी सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। तो मुझको उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं श्योरली उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे, वो भी मुश्किल से 2 या 3 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग।